नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 4 मार्च 2022 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख संपादकीय और आलेखों की हम चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित जो भी संभावित मुख्य परीक्षा के प्रश्न होंगे उनकी उत्तर संरचना की भी हम चर्चा करेंगे। आज की अपनी चर्चा को प्रारंभ करने से पहले हम सत्र के विषय देख लेते हैं। सत्र का पहला विषय है नए विज्ञान का स्थान और नैतिक दुविधाएं। जिस तरह से विज्ञान तेजी से प्रगति कर रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में उससे संबंधित जो नैतिक दुविधाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। इसी संबंध में आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा है। यहाँ पर चिकित्सा क्षेत्र में नैतिक दुविधाओं को प्रमुख आधार बनाया गया है। दूसरा हमारा विषय है महामारी से अनाथ बच्चों की समस्या। कोविड-19 के कारण बड़ी संख्या में भारत ही नहीं, विश्व में अगर हम देखें तो बच्चे अनाथ हुए हैं। उनके संदर्भ में किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, यहाँ पर हम भारत के संदर्भ में प्रमुख रूप से बात करेंगे, जिसमें लैंसेट की एक रिपोर्ट की भी चर्चा है। तीसरा विषय है भारत में चिकित्सा अध्ययन। रूस के द्वारा यूक्रेन पर जो हमला किया गया उसके बाद एक और समस्या सामने दिखी कि बड़ी संख्या में भारतीय विद्यार्थी चिकित्सा अध्ययन के लिए बाहरी देशों में जाते हैं और यूक्रेन में अगर हम देखें तो ये संख्या लगभग 20,000 के आसपास है। तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं और किस तरह से समाधान की स्थितियां हो सकती हैं कि भारत में उनके लिए एक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा अध्ययन उपलब्ध कराया जाए। हमारा चौथा विषय है AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने रूस बेलारूस की परियोजनाओं पर रोक लगाई। प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो रूस और बेलारूस दोनों ही AIIB के सदस्य हैं और जिस तरह से रूस यूक्रेन की स्थितियां चल रही हैं, इन परियोजनाओं पर अभी वर्तमान में एक रोक लगा दी गई है और उनकी समीक्षा की जाएगी। हमारा अंतिम विषय होगा व्यापार घाटा की वृद्धि चालू खाता घाटा को बढ़ाएगा। जब हम चालू खाता घाटे की बात करते हैं तो व्यापार का जो घाटा होता है वो प्रमुख रूप से उसको बढ़ाने में उत्तरदायी होता है और जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाओं में निर्यात घटता है, आयात बढ़ता है, यह व्यापार घाटा बढ़ता है और चालू खाता घाटा बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। उसी आधार पर आलेख में चर्चा की गई है और अंत में हमारी चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के जो संभावित प्रश्न होंगे उनकी उत्तर संरचना की हम चर्चा करेंगे। आज के अपने पहले विषय को हम देखते हैं, फाइंड स्पेस फॉर न्यू साइंस इट्स एथिकल डायलेमास। जिस तरह से विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा है, नए नए क्षेत्रों में प्रगति हो रही है, नैतिक रूप में यह कितना स्वीकार्य है या नहीं, इसके संबंध में भी बहस तेजी से बढ़ती जा रही है। यह आलेख प्रश्न संख्या 8 पर और सामान्य अध्ययन के तृतीय प्रश्न पत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। विज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक रूप में प्रगति तो हो ही रही है, भारत में भी तेजी से इसका विकास हो रहा है। इस आधार पर जो वैज्ञानिक विकास की स्थितियां हैं भारत में तेजी से स्वीकार की जा रही हैं। जैसे अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, तो इस तरह की नई तकनीक तेजी से भारत में उपयोग की जा रही है। लेकिन इस तरह की वैज्ञानिक जो तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही हैं उन पर किसी तरह की बहस ज्यादा नहीं होती और उनको एक तरह से स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि इस तरह के जो तकनीकी विकास हो रहे हैं उनके कुछ नैतिक पक्ष हैं जिन पर बात करने की आवश्यकता है या उनके जो भी लाभ और हानि है उन पर चर्चा करना आवश्यक है। जब भी किसी नई प्रौद्योगिकी के विकास को हम नैतिक प्रश्न के एक मानदंड पर भी मापेंगे तब हमें अनुमान मिलेगा कि भारत में ये कितने सही रूप में लागू हो सकता है या नहीं। इसका एक अगर हम साधारण उदाहरण यहाँ पर देखें तो फेसबुक के साथ साझेदारी करके रेबन कंपनी के द्वारा रेबन स्टोरीज नाम से एक चश्मे का विकास किया गया है। इस चश्मे को अगर आप इमेज में देखें तो इसके आधार पर इसमें एक कैमरा है जिससे बहुत छोटे वीडियो रिकॉर्ड किए जा सकते हैं और ये वीडियो रिकॉर्डिंग 30 सेकंड तक चल सकती है। इस डिवाइस को अगर आपने पहना हुआ है तो अपने आसपास के लोगों की बिना अनुमति के आप उनकी बातचीत या किसी भी गतिविधियों को आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तकनीक और फैशन को जोड़कर फेसबुक के साथ रेबन स्टोरीज का विकास किया गया है। रेबन स्टोरीज की जो तकनीक है उस पर एक सवालिया निशान ये उठता है कि जब भी आप किसी व्यक्ति का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बिना उसकी अनुमति के तो गोपनीयता की जो स्थिति है उस पर सवाल उठते हैं और इस तरह की तकनीक में ऐसी गारंटी नहीं दी जा सकती है कि आगे चलकर रेबन स्टोरीज का उपयोग राज्य के द्वारा या किसी देश के द्वारा अपने नागरिकों पर निगरानी रखने के लिए या उनकी सूचना एकत्र करने के लिए उपयोग नहीं किया जाए। तो गोपनीयता की जो स्थिति है उस पर किसी तरह का सवाल नहीं उठा और यह तकनीक आसानी से स्वीकार की जा रही है। इसीलिए आलेख में कहा गया है कि नई तकनीक का जो भी विकास हो रहा है उसे नैतिक पक्ष पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस आलेख में प्रमुख रूप से जिन नैतिक पक्षों की बात की गई है वह नैतिक पक्ष चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है और नई तकनीक जो तेजी से विस्तारित हो रही है इसको हम जेनो ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। हम ध्यान रखें
कि मानव शरीर में अलग अलग अंगों की आवश्यकता हो सकती है, किसी कोशिका की आवश्यकता हो सकती है, ऊतक की आवश्यकता हो सकती है। तो जो भी ये आवश्यकता है अगर मनुष्य से अलग मान लीजिए किसी जानवर से प्राप्त किया जाता है मनुष्य के लाभ के लिए, तो इस प्रत्यारोपण को हम जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। और यहां पर अगर हम पिछले 1 वर्ष में देखें तो 3 प्रमुख घटनाएं हैं जो जेनो ट्रांसप्लांटेशन से संबंधित हैं। और एक आश्चर्यजनक बात यह है कि तीनों घटनाओं में सूअर का एक तरह से उपयोग किया गया है, यानी उसके अंगों का या उसकी कोशिका ऊतक का उपयोग करके मानव की जो बीमारियां हैं उनका एक तरह से निदान किया गया है। पहला मामला अगर यहां पर हम देखें तो सितंबर 2021 में न्यूयॉर्क के NYU लैंगोन अस्पताल में एक सफल प्रयोग किया गया। इस अस्पताल की मेडिकल टीम के द्वारा एक जीन संपादित जानवर की किडनी का उपयोग करके एक ब्रेन डेड यानी उस व्यक्ति के मस्तिष्क को मृत घोषित कर दिया गया है, उसमें एक तरह से किडनी जोड़ी गई। इस किडनी के माध्यम से जो भी एक तरह से अपशिष्ट पदार्थ है शरीर का उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया या एक तरह से जो भी यूरिन है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया उसको एक तरह से सफलतापूर्वक संचालित किया गया। इस प्रयोग में मानव को एक जानवर से किडनी उपयोग करने के लिए प्राप्त हुई। दूसरा उदाहरण 14 जनवरी 2022 का है, जहां पर मैरीलैंड विश्वविद्यालय में डॉक्टरों की एक टीम ने जानवर के दिल का इस्तेमाल आनुवंशिकी रूप से संशोधित विशेषताओं के साथ में एक मरीज के दिल से बदलकर उपयोग किया। तीसरा मामला जर्मनी के एक डॉक्टर के संदर्भ में है, जिनके द्वारा जानवरों के एक फार्म को विकसित करने की बात की जा रही है, जिस फार्म में ऐसे जानवर एक तरह से विकसित किए जाएंगे जो आनुवंशिकी रूप से संशोधित होंगे और इन जानवरों से प्राप्त जो अंग होंगे उनका प्रत्यारोपण मानव को किया जाएगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं एक ऐसा फार्म विकसित करने की बात इस जर्मन डॉक्टर के द्वारा की जा रही है, जहां पर अंगों की खेती की जाएगी इन जानवरों के माध्यम से और उनको मानव प्रत्यारोपण के लिए आगे उपलब्ध कराया जाएगा। उनके अनुसार इस तरह की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि चिकित्सा व्यवस्था पर जो अंगों का प्रत्यारोपण है इसको लेकर दबाव बढ़ा है और जो भी अंगों की उपलब्धता है वह उतनी नहीं है जितनी इसकी मांग है। इस आधार पर इस तरह के फार्म को विकसित करने की योजना सही है। तीनों ही मामलों में अंगों के प्रत्यारोपण की जो स्थितियां बन रही हैं वहां पर जो ऊतक या अंग लिया गया है वह सूअर से लिया गया है। सूअर का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चिकित्सा विज्ञान में यह सिद्ध हो चुका है कि अगर हम किसी एक जानवर की बात करें जिससे अंग ऊतक या कोशिकाएं मानव को आसानी से प्रत्यारोपित की जा सकती हैं तो वह जानवर है सूअर। इसी कारण से उसके अंग वर्तमान में मनुष्यों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त माने जा रहे हैं। अगर हम जानवरों का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में अंग प्रत्यारोपण के लिए बढ़ाते हैं या कोशिका या ऊतक प्राप्ति के लिए बढ़ाते हैं तो इसमें नैतिक और सामाजिक मुद्दे शामिल हैं। भारत जैसे देशों में अगर हम देखें तो सामाजिक और नैतिक मुद्दे काफी प्रबलता से इसके लिए कहे जा रहे हैं। इसी आधार पर जानवरों से अंगों को प्राप्त करके मानव को प्रत्यारोपित करने की जो स्थितियां हैं वह उतनी आसान नहीं है। नैतिक और सामाजिक मुद्दों में अगर हम पहले पक्ष की बात करें तो पशु अधिकारों के लिए जो लोग बात करते हैं वह चिकित्सा विज्ञान में जेनो ट्रांसप्लांटेशन पर ही आपत्ति करते हैं, क्योंकि उनका यह कहना है कि इससे जानवरों के जो अधिकार हैं उनकी उपेक्षा होती है। जानवर अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकता है, इसी कारण से उसके अंगों का उपयोग मानव शरीर में प्रत्यारोपण के लिए किया जा रहा है। तो जानवरों के जो अधिकार है उनका एक हनन होता है। पहला नैतिक पक्ष ये है। इसी के साथ साथ पशु अधिकार के लिए बात करने वाले व्यक्ति पशु फार्म के सिद्धांत का भी विरोध करते हैं, क्योंकि इस तरह के पशु फार्म में जो भी जानवर एक तरह से पाले जाएंगे वह केवल अंगों को प्राप्त करने के लिए किए जाएंगे, जिनका आगे चलकर मानव को एक तरह से प्रत्यारोपण किया जाएगा। पशु अधिकारों की बात करने वाले यह भी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब भी हम इस तरह की बात करते हैं कि जानवरों के ऐसे फार्म बनाए जाएंगे जहां पर उनका अंग प्राप्त करने के लिए उनका पालन पोषण किया जाएगा, तो यह उस सोच के कारण है जिसमें मानव केंद्रिता दर्शन में प्रमुख आधार है। यानी केवल मानव के हित की बात की जाती है और मनुष्य को प्रमुख रूप से केंद्र में रखा जाता है और जितने भी जीवित प्राणी हैं उनको तभी मूल्यवान माना जाता है जब वो मनुष्यों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यानी किसी भी पशु की कीमत तभी है जब वह मनुष्य के लिए उपयोगी है, अन्यथा उसकी बहुत ज्यादा कोई कीमत नहीं है। जब हम मानव केंद्रित होकर कार्य करते हैं तो हम जानवरों के अधिकारों के संबंध में किसी भी तरह से विचार नहीं करते हैं। इस तरह की जो मानव केंद्रित सोच है उसी को जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी संकट जो दुनिया में इस समय है उसके लिए उत्तरदायी माना जाता है, क्योंकि किसी भी तरह के विकास के लिए हम केवल मानव के हितों की बात करते हैं। उसके आधार पर जानवर या पेड़ पौधों को जो हानि होती है वह कभी भी चर्चा का विषय नहीं रहा है। यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी संकट तेजी से आगे बढ़ा है। जानवर के अंगों का प्रत्यारोपण
मानव शरीर में करने के लिए अगर हम सूअर के विकल्प को ही प्रमुख रूप से स्वीकार करते हैं तो इसके आधार पर भारत में धर्म जाति के संबंध में अलग अलग विवाद एक तरह से सामने आ सकते हैं। भारत में विभिन्न धर्म और जाति में अगर हम देखें तो सूअरों के संबंध में उनको पालने या उनका भोजन में उपयोग करने के संबंध में अलग अलग मत हैं और इसको लेकर एक विरोधाभास की स्थितियां हैं। सूअर का उपयोग किसी भी रूप में अगर चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है तो इसके संबंध में सबसे बड़े सामाजिक मुद्दे भारत में ही उठेंगे। इसीलिए हमें इस तरह के सामाजिक मुद्दों पर भी विचार करने की आवश्यकता है जब भी हम जेनो ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं, प्रमुख रूप से भारत जैसे देशों के संदर्भ में। इस तरह की स्थितियां अन्य देशों में भी आ सकती हैं जहां पर धर्म के आधार पर किसी विशेष जानवर के उपयोग के संबंध में अलग अलग मत हो सकते हैं। विज्ञान में किसी भी तरह की प्रगति हो रही है उसको अगर हम सभी लोगों को स्वीकार कराना चाहते हैं तो उसके कुछ सकारात्मक पक्ष हमें आगे बताने पड़ेंगे। जैसे अगर हम जीनो ट्रांसप्लांटेशन की बात करें जिसके लिए हम पशुओं के उपयोग की बात कर रहे हैं, उसका आधार ये हो सकता है कि जब भी किसी भी तरह के अंग की कोशिका की या ऊतक की आवश्यकता होती है तो बड़ी संख्या में माना जाता है कि बच्चों का जो अपहरण होता है वह प्रमुख रूप से मानव प्रत्यारोपण के लिए जो अंग होते हैं उनकी प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह भारत में विभिन्न प्रकार के अंगों का जो प्रत्यारोपण होता है उसके संबंध में गैर कानूनी बाजार भी बहुत ज्यादा विकसित है। भारत ही नहीं वैश्विक आधार पर इस तरह का बाजार विकसित है। ये स्थितियां समाप्त की जा सकती हैं अगर जेनो ट्रांसप्लांटेशन को आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए विज्ञान में विकास के जो भी लाभ हैं वो सभी तक सही रूप में अगर पहुंचाए जाएं तो नैतिक और सामाजिक जो पक्ष हैं उन पर भी विचार करने के बाद उसको स्वीकार किया जा सकता है। और इस रूप में जो पहल है वो विज्ञान के विकास के साथ में हमेशा शामिल होनी चाहिए, तभी विज्ञान का जो विकास है वो सभी तक पहुंच पाएगा और सभी उसका लाभ उठा पाएंगे। अन्यथा जाति धर्म इस तरह के विभेद के आधार पर कुछ तकनीकी कुछ लोगों के द्वारा स्वीकार होगी, कुछ को स्वीकार नहीं होगी। आज के दूसरे आलेख को हम यहाँ पर देखते हैं, केयर इन्फॉर्म्ड बाई डाटा। इस आलेख में लैंसेट का एक अध्ययन प्रमुख रूप से सामने आया है जिसमें कोविड-19 महामारी के प्रभाव से बड़ी संख्या में जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको किस तरह से लाभ दिया जा सकता है उसके संबंध में प्रमुख रूप से चर्चा की गई है, या इसके लिए क्या प्रयास और किए जाने चाहिए वो आलेख में बताया गया है जो भविष्य में हमें करने की आवश्यकता है। जब भी हम कहते हैं किसी बच्चे को कि वह अनाथता से ग्रसित है या वह अनाथ है, इसका अर्थ यह है कि उसके एक या दोनों माता पिता उनकी मृत्यु हो चुकी हो या एक या दोनों दादा दादी जिन्हें बच्चे का आधिकारिक रूप से अधिकार प्राप्त है उनकी अगर मृत्यु हो गई है तो हम उसे अनाथ की एक श्रेणी में मान सकते हैं। यह सामान्य रूप में अनाथ की एक परिभाषा दी जाती है। कोविड-19 से जुड़े हुए अनाथ के संबंध में लैंसेट का एक अनुमान सामने आया है और लैंसेट का यह कहना है कि भारत में अगर हम आंकड़ा देखें तो लगभग 19 लाख बच्चे हैं जो अनाथ हुए हैं। वैश्विक स्तर पर अगर हम इसी अनुमान की बात करें तो लगभग 52 लाख बच्चे हैं जो अनाथ हुए हैं। लैंसेट का ये जो अध्ययन है वो वैज्ञानिक मॉडल पर एक तरह से आधारित है। तो इस वैज्ञानिक मॉडलिंग का उपयोग करके लैंसेट के द्वारा ये आंकड़े एक तरह से अनुमान के रूप में बताए गए हैं और ये वास्तविक संख्याएं नहीं है। लैंसेट के द्वारा यह अध्ययन 21 देशों में किया गया है और प्रारंभिक जो उनका अध्ययन था 1 मार्च 2020 से 30 अप्रैल 2021 के बीच में, और यह लगभग अगर हम देखें तो 14 महीने का अध्ययन था। आगे चलकर इसको संशोधित किया गया और 1 मई से 31 अक्टूबर 2021 के बीच में, यानी यह आंकड़ा 6 महीने के लिए एक तरह से देखा गया। और यहां पर मॉडल का उपयोग करके लैंसेट के द्वारा यह बताया गया कि अतिरिक्त रूप में जो मृत्यु दर और प्रजनन के आंकड़े जो उनको मिले उसके आधार पर जो भी एक तरह से अनाथ बच्चों की संख्या है उसको उन्होंने अपने नए अध्ययन में अपडेट किया है या परिवर्तित किया है। इस आधार पर अगर हम देखें तो नए आंकड़े भारत में एक तरह से काफी बड़ी संख्या दिखा रहे हैं। जैसा हमने यहां पर देखा कि 21 देशों का जो आंकड़ा लिया गया लैंसेट के द्वारा उसमें पहले 14 महीने की गणना की गई थी 1 मार्च 2020 से 30 अप्रैल 2021। लेकिन लैंसेट का यह कहना है कि जब हमने 1 मई से 31 अक्टूबर 2021 के बीच के आंकड़े देखे, इन 6 महीनों में जो आंकड़े हैं अनाथ होने वाले बच्चों की वो 14 महीने की तुलना में दोगुनी है। लेकिन 19 लाख का ये जो आंकड़ा है इस पर भारत सरकार की आपत्ति है। सरकार का कहना है यह आंकड़ा सही नहीं है क्योंकि यह आंकड़ा लैंसेट के द्वारा एक वैज्ञानिक मॉडल पर अनुमान के रूप में है, यह वास्तविक आंकड़ा नहीं है। अगर हम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात करें, उनके द्वारा जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं, साथ साथ बाल स्वराज पोर्टल पर जो आंकड़े इकट्ठे हैं, इनके अनुसार भारत में कोविड-19 के दौरान जो अनाथ बच्चे हैं उनकी संख्या 1.53 लाख है, यानी ये लगभग आपका 1.5 लाख से थोड़ा ज्यादा है। तो अगर आप तुलनात्मक रूप में देखें 19 लाख और 1.5 लाख काफी बड़ा अंतर है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से ये कहा जा रहा है कि बच्चों के संबंध में अनाथ की जो स्थिति है
उसको वास्तविक रूप में हमें आंकड़ा देखने की आवश्यकता है, तभी हम उनको लाभ की स्थितियां दे सकते हैं। क्योंकि जिस रिपोर्ट को हम अस्वीकार कर रहे हैं और जिस आंकड़े को हम स्वीकार कर रहे हैं, उनमें एक तरह से जो स्वीकार करने वाले आंकड़े हैं उनकी वैधता हमें सही रूप में देखने की आवश्यकता है, जिससे कि ऐसे बच्चे ना छूट जाएं जो अनाथ है कोविड-19 के कारण और उनको लाभ ना मिल पाए। इसीलिए वास्तविक संख्या का अनुमान लगाना काफी महत्वपूर्ण है। इस रिपोर्ट में यही प्रमुख रूप से संदेश दिया गया है कि तात्कालिक रूप में सरकारों को काम करने की जरूरत है कि कोविड-19 के जब हम प्रबंधन की बात करते हैं तो चाइल्ड केयर यानी बच्चों की जो स्वास्थ्य देखभाल है वह महत्वपूर्ण भाग कोविड-19 के प्रबंध कार्यक्रम में होना चाहिए। तभी हम बच्चों के अनाथ होने की जो स्थितियां हैं उनको एक तरह से रोक सकते हैं। महामारी के कारण जो बच्चे अनाथ हुए हैं, अगर उनको समय रहते हुए मदद नहीं मिली, उनके कल्याण के लिए कार्य प्रारंभ नहीं किए गए, तो माना जा रहा है कि गरीबी, हिंसा या संपूर्ण रूप में उनका जो भी एक तरह से मानसिक और सामाजिक विकास है उसके विनाश होने की स्थितियां बनती हैं। साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य की जो देखभाल है वह भी उन तक नहीं पहुंचेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि जो भी एक तरह से महामारी की स्थिति में बच्चे अनाथ हुए हैं उनकी पहचान की जाए और जो भी योजनाएं अगर सरकार ने शुरू करी हैं तो उनका लाभ पहुंचे और अगर योजनाएं नहीं शुरू हैं तो उनको प्रारंभ किया जाए। इस रूप में हम बच्चों को जो भी समस्याएं महामारी के कारण हुई हैं उससे बचा सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा महामारी में जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं उनकी सहायता के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना को प्रारंभ किया गया। इसमें प्रमुख रूप से यह कहा गया कि माता पिता दोनों या माता पिता में से जो भी जीवित बच्चे हैं या कानूनी अभिभावक, दत्तक माता पिता, अगर उनको कोई बच्चा खोता है तो ऐसे बच्चों को अनाथ श्रेणी में एक तरह से सरकार मानेगी और उनको पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना से लाभ दिया जाएगा। यह योजना एक ऑनलाइन पोर्टल यानी pmcaresforchildren.in के माध्यम से उपलब्ध है। पोर्टल सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 15 जुलाई 2021 को उपस्थित करा दी गई, जिसका वो उपयोग कर सकते हैं। कोई भी नागरिक इस पोर्टल का उपयोग करके योजना के तहत सहायता के लिए जो भी पात्र बच्चे हैं उनके संबंध में जो सूचना है वो प्रशासन को दे सकता है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए 10 लाख रुपए का कोष बनाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई योजना के माध्यम से योगदान होगा। 10 लाख रुपए के इस कोष का उपयोग 18 वर्ष की आयु से अगले 5 वर्ष तक यानी 23 वर्ष की आयु तक उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए मासिक वित्तीय सहायता या छात्रवृत्ति के रूप में उपयोग करने के लिए दिया जाएगा और 23 वर्ष की आयु पूरी करने पर उसे व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए एक मुश्त के रूप में कोष की राशि मिलेगी। अगर हम स्कूली शिक्षा की बात करें तो इस योजना में 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए नजदीकी जो केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में उनको प्रवेश दिलाया जाएगा। अगर बच्चे का एडमिशन निजी स्कूल में होता है तो इस योजना में राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो फीस है वो एक तरह से सरकार देगी। इस योजना के अंतर्गत बच्चों को जो भी वर्दी, पाठ्यपुस्तक और नोटबुक पर खर्च होगा उसका भुगतान किया जाएगा। स्कूली शिक्षा अगर हम 11 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बात करें तो केंद्र सरकार के किसी भी आवासीय विद्यालय जैसे कि सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, वहां पर प्रवेश दिलाया जाएगा। अगर बच्चे को अभिभावक, दादा दादी या उनकी जो भी एक्सटेंडेड फैमिली है, विस्तारित परिवार है, उनकी देखरेख में रखा जाना है तो उसे निकटतम केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिलाया जाएगा। जैसा हमने 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बात करी थी, वो शर्त यहाँ पर भी है कि अगर बच्चे का दाखिला निजी स्कूल में होता है तो इस योजना में शिक्षा के अधिकार राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो भी एक तरह से फीस है वह भुगतान की जाएगी। इसी के साथ साथ यूनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तक और नोटबुक पर जो भी खर्च होगा वो भी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। उच्च शिक्षा के संदर्भ में अगर अनाथ बच्चों को किसी भी तरह का ऋण दिया जाना है तो वो ऋण दिलाने में सरकार बच्चों की सहायता करेगी। किसी भी तरह के भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रम या उच्च शिक्षा के लिए कोई अन्य उनके द्वारा पाठ्यक्रम अपनाया जाता है। यहाँ पर इस ऋण पर जो ब्याज होगा उसका भुगतान इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा पीएम केयर्स से। इसी के साथ साथ विकल्प के रूप में जो भी बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं के तहत स्नातक, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शिक्षण शुल्क, पाठ्यक्रम शुल्क के बराबर की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। और जो बच्चे मौजूदा छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत पात्र नहीं है उनके लिए पीएम केयर्स एक समकक्ष छात्रवृत्ति प्रदान करेगा। इसी के साथ साथ सरकार के द्वारा स्वास्थ्य बीमा की भी सुविधा इस योजना में बच्चों को दी गई है।
सभी बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा, जिससे कि 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा इनको प्राप्त हो सके। और 18 वर्ष की आयु तक इन बच्चों के लिए जो प्रीमियम की राशि है उसका भुगतान पीएम केयर्स के द्वारा किया जाएगा। हम ध्यान रखें कि किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 संकट की स्थिति में बच्चों के लिए देखभाल और सुरक्षा की एक तरह से व्यवस्था करता है। यानी किशोर न्याय बच्चे की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत अगर कोई बच्चा संकट की स्थिति में है तो उसको देखभाल और सुरक्षा मिलनी चाहिए, यह सुनिश्चित किया गया है। इस कानून के अंतर्गत संस्थागत रूप में और गैर संस्थागत रूप में, संस्थागत यानी सरकार के द्वारा और गैर संस्थागत सरकार से अलग जो निजी क्षेत्र हैं उनके द्वारा जो भी अलग अलग सुविधाएं बच्चों को दी जाती हैं वह तो विस्तारित की जाएंगी। साथ साथ बच्चों को अलग अलग प्रकार की सेवाएं देने के लिए जो भी संरचनाएं हैं उनका भी तेजी से विकास किया जाएगा, जिससे बच्चों को इस प्रकार की सुविधाएं आसानी से मिल पाएं। जैसे हम शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं की बात करें, महिला और बाल विकास मंत्रालय की अगर हम बात करें तो उनके द्वारा अधिनियम के तहत निर्धारित जो भी संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल है वह प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों और साथ साथ जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके साथ साझेदारी करके बाल संरक्षण सेवाएं संचालित की जा रही हैं। और ध्यान रखें यह केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी यहाँ पर प्रमुख रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मिलकर भागीदारी की जाएगी इसको आगे बढ़ाने के लिए। गैर संस्थागत देखभाल के लिए प्रति बच्चा प्रति माह 2,000 रुपए का रखरखाव अनुदान उपलब्ध होगा। इसी के साथ साथ 2,160 रुपए प्रति बच्चा प्रति माह रखरखाव अनुदान का प्रावधान बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले बच्चों के लिए दिया जाएगा। मान लीजिए किसी बच्चे के दोनों माता पिता का निधन कोविड-19 में हो चुका है और कोई भी उनके अभिभावक या निकट के परिवार के व्यक्ति नहीं है, ऐसी स्थिति में उनकी जो देखभाल है अगर किसी निजी संस्था के द्वारा यानी गैर संस्थागत रूप में देखभाल की जाती है तो हर महीने 2,000 रुपए सरकार उसका अनुदान करेगी। इसी के साथ साथ अगर उस बच्चे का किसी भी बाल देखभाल संस्थान में जो सरकारी है वहां पर देखभाल की जाती है तो प्रति बच्चे 2,160 रुपए सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। हम ध्यान रखें केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है। राज्यों में भी अलग अलग रूप में जो भी एक तरह से कोविड-19 से अनाथ हुए हैं बच्चे उनके पुनर्वास की योजनाओं की घोषणा की गई है, जिसमें गोद लेने और अगर मान लीजिए बच्चा छोटा है तो उसकी देखभाल, शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल, इस तरह के प्रावधान शामिल किए गए हैं। तो ये स्थितियां अनाथ बच्चों को एक तरह से सही रूप में विकसित करने के लिए सहायक होंगी। अब वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि जो भी इस तरह के कार्यक्रम केंद्र या राज्य के स्तर पर संचालित हो रहे हैं उनको हमें अद्यतन करने की आवश्यकता है, यानी उनको हमें वर्तमान जो आंकड़े हैं उनके अनुसार अपडेट करने की आवश्यकता है। यानी जो भी एक तरह से हमारे पास आंकड़े हैं कि कितने बच्चे एक तरह से इस रूप में अनाथ हुए हैं, कितनों को सहायता दी जा रही है, कितने सहायता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये आंकड़ा सही रूप में वर्तमान स्थितियों में हम प्राप्त कर पाते हैं तो हम बच्चों को ज्यादा अच्छा लाभ दे पाएंगे। तो हमें यह देखना होगा कहां सरकार का हस्तक्षेप सही रूप में बच्चों को लाभ दे रहा है, कहां पर एक तरह से स्थितियां लंबित पड़ी हैं यानी बच्चों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, और अगर ऐसी स्थितियां हैं कि लाभ नहीं मिल रहा है योजना का तो ऐसे बच्चों को लाभ की स्थिति में लाया जाए। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं उनके आंकड़े को वास्तविक रूप में सामने लाया जाए। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को प्रयास करने की आवश्यकता है। महामारी से जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनकी देखभाल को पूरे जीवन की देखभाल पर हमें केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के जीवन के किसी भी समय अगर एक तरह से उनको सहायता सरकार की तरफ से या ऐसे तंत्र से प्राप्त नहीं है तो उनके एक तरह से गलत हाथों में जाने या उनका गलत दिशा में विकास होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उससे बचाव करने के लिए पूरे जीवन को विकसित करने का जो आधार है, जो भी कोविड-19 महामारी में बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए सरकार को लक्ष्य करने की आवश्यकता है। हम अपनी अगली न्यूज को देखते हैं। बिहार सीएम एक्सप्रेसेस सरप्राइज ओवर नंबर ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट्स इन यूक्रेन। और यह आश्चर्यजनक स्थिति ऐसा नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा बताई गई है, अन्य लोगों के द्वारा भी इस पर एक आश्चर्य व्यक्त किया गया है कि इतनी बड़ी संख्या में भारत के विद्यार्थी यूक्रेन में चिकित्सा अध्ययन कर रहे हैं। इसका मतलब भारत में स्थितियां कुछ एक तरह से अनुकूल नहीं है या जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। अलग अलग जो भी कारण है प्रमुख रूप से उन पर हम विचार करेंगे, साथ साथ उसके लिए हल की स्थितियां क्या हो सकती है, क्या उपाय हो सकते हैं, वो भी हम चर्चा करेंगे। यूक्रेन के शिक्षा और विज्ञान मंत्रालय की तरफ से एक आंकड़ा दिया गया है कि भारत के 18,095 छात्र एक तरह से यूक्रेन में चिकित्सा अध्ययन में लगे हुए हैं। अगर हम 2020 का आंकड़ा देखें तो यूक्रेन में जितने भी विदेशी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उसमें 24% जो विदेशी हैं वो भारतीय हैं।
तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक बड़ी संख्या में लगभग चौथाई जो भाग है वो भारतीयों का है जो यूक्रेन में चिकित्सा अध्ययन में लगे हुए हैं। यूक्रेन की स्थिति अगर हम यूरोप में देखें तो स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों रूप में चिकित्सा की जो सुविधाएं दी जाती है वहां पर अध्ययन के लिए, उसमें यूक्रेन का चौथा स्थान है। यूक्रेन की सरकार के द्वारा संचालित जो विश्वविद्यालय हैं वो कम लागत पर और गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान कराते हैं, और यही बड़ा कारण है कि बड़ी संख्या में भारतीय वहां पर अध्ययन के लिए पहुंचे हैं। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण कारणों पर विचार करें, सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण यह है कि यूक्रेन में चिकित्सा संस्थानों द्वारा जो भी एक तरह से फीस ली जाती है एमबीबीएस कोर्स के लिए, वह भारत की तुलना में कम है। भारत में अगर हम फीस की बात करें लगभग 1 करोड़, जिसमें डोनेशन भी शामिल है, और इसकी तुलना में अगर हम यूक्रेन में देखें तो यह आंकड़ा 30 से 35 लाख के बीच में होता है। तो आप देखें लगभग 3 गुना सस्ता है चिकित्सा अध्ययन यूक्रेन में। इस आधार पर बड़ी संख्या में भारतीय विद्यार्थी जो यहाँ पर सीट नहीं पाते हैं वो यूक्रेन में चिकित्सा अध्ययन के लिए पहुंचते हैं। जितने भी भारतीय विद्यार्थी विदेशों में चिकित्सा अध्ययन के लिए जाते हैं उसका 60% केवल चीन, रूस और यूक्रेन में मिलाकर पहुंचता है। दूसरा प्रमुख कारण यह है कि यूक्रेन में चिकित्सा अध्ययन के लिए अगर आपको प्रवेश प्राप्त करना है, कोई सीट प्राप्त करनी है, तो वहां पर किसी तरह की मेडिकल परीक्षा नहीं होती है। इसके विपरीत अगर हम भारत में देखें तो आपको चिकित्सा अध्ययन के लिए एक सीट प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपको नीट की परीक्षा पास करनी है। जब हम नीट की परीक्षा की बात करते हैं तो लगभग 8 से 9 लाख विद्यार्थी इसमें भाग लेते हैं, और यहाँ पर अगर हम सीटों की संख्या देखें तो मात्र 90,000 सीटें मेडिकल में एक तरह से उपलब्ध हैं, जिसमें से लगभग आधी हम देखें तो वो सरकारी संस्थानों की है और आधी निजी क्षेत्र की। सरकारी संस्थानों में चिकित्सा अध्ययन काफी सस्ता है, लेकिन जब हम निजी क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पर एक तरह से काफी महंगा है। और आप देखें 8 से 9 लाख की हम बात कर रहे हैं और 1 लाख भी एक तरह से सीट नहीं है, यानी बड़ी संख्या में विद्यार्थी नीट से सीटें प्राप्त नहीं करते हैं तो वो अलग अलग विकल्पों पर जाते हैं, जिसमें विदेशों में एक तरह से चिकित्सा अध्ययन करना काफी आसान हो जाता है, कारण वह निजी क्षेत्र की तुलना में काफी सस्ता है जो भारत में उनको चिकित्सा अध्ययन के लिए लागत लगती है। इस आधार पर बड़ी संख्या में विद्यार्थी विदेशों में चिकित्सा अध्ययन के लिए पहुंचते हैं। तीसरा एक बड़ा कारण है कि यूक्रेन में शिक्षा का जो माध्यम है वो अंग्रेजी है। भारतीय विद्यार्थियों के लिए यह एक अतिरिक्त लाभ है। अंग्रेजी भाषा होने के कारण भारत के विद्यार्थी आसानी से यूक्रेन के जो संस्थान है वहां पर चिकित्सा अध्ययन में भाग ले पाते हैं। यूक्रेन के संस्थानों में अगर भारतीय चिकित्सा अध्ययन के लिए जा रहे हैं तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि यूक्रेन की बात करें या रूस की बात करें, जो भी वहां पर मेडिकल कॉलेज हैं उनको WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसी के साथ साथ अगर आपने यूक्रेन में डिग्री प्राप्त की है तो वो भारत में एक तरह से मान्य है, क्योंकि भारतीय चिकित्सा परिषद भी उनको मान्यता देता है। इस आधार पर भारतीय बड़ी संख्या में यूक्रेन में चिकित्सा अध्ययन के लिए पहुंचते हैं। यूक्रेन में प्रमुख रूप से जो मेडिकल की डिग्री दी जा रही है उसको दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी प्रमुख रूप से मान्यता प्राप्त है, जैसे यूरोपीय चिकित्सा परिषद, अन्य जो भी वैश्विक निकाय जैसे हमने WHO की बात करी, यूनाइटेड किंगडम की सामान्य चिकित्सा परिषद, इन सभी जगह इसको मान्यता प्राप्त है। यूक्रेन की मेडिकल डिग्री को जिस तरह से मान्यता वैश्विक स्तर के संस्थान देते हैं, उस आधार पर जो भारतीय वहां पर पढ़कर डिग्री लेकर बाहर आते हैं उनके लिए यूरोपीय देशों में काम करना काफी आसान हो जाता है। चिकित्सा अध्ययन के बाद जब वो भारत में लौटते हैं तो भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए उन्हें लाइसेंस प्राप्त करना होता है, और इसके लिए विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा FMG उनको पास करना होता है। इसके बाद वो भारत में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो चाहें तो राज्य और केंद्र सरकार में भी काम कर सकते हैं, जो भी अलग अलग पद हैं चिकित्सकों के लिए। UPSC या अन्य प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी शामिल हो सकते हैं, और अधिकारी के रूप में चिकित्सा या गैर चिकित्सा के जो अवसर है उनका लाभ उठा सकते हैं। भारतीय विद्यार्थियों को यूक्रेन में जो मेडिकल डिग्रियां मिल रही हैं वो भारत में तो मान लीजिए आपका लागू है ही है, मान्यता प्राप्त है ही है, विदेशों में भी जो उच्च स्तर के संस्थान है उनके द्वारा उनको मान्यता प्राप्त है। इस आधार पर जो भारतीय विद्यार्थी हैं उनके लिए अवसरों की कोई कमी नहीं होती। भारतीय विद्यार्थियों का ये जो पलायन है इसको रोकने के लिए उपाय क्या हो सकते हैं? अगर हम उपाय की बात करें तो जो समस्याएं हैं उन्हीं में एक तरह से उपाय छिपे हुए हैं। पहला प्रमुख रूप से उपाय ये हो सकता है कि जो भी एक तरह से चिकित्सा शिक्षा है भारत में उसको थोड़ा सा सस्ता किया जाए, और यह तभी हो सकता है जब सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकार प्रमुख रूप से इसमें भाग ले। सरकार की तरफ से प्रयास भी है कि भारत के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाए। सरकार के द्वारा नीट में 90,000 की जो सीटें हैं उसको बढ़ाकर 1.5 लाख करने का प्रयास है। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं वो भारत में सस्ता और सीट के विकल्प अगर उपलब्ध कराएगा तो विदेशों में जो पलायन हो रहा है चिकित्सा शिक्षा के लिए उसको हम रोक सकते हैं। इसी के साथ साथ चिकित्सा शिक्षा के लिए जो भी ऋण की स्थितियां उसको आसान किया जाए,
क्योंकि अगर मान लीजिए भारत में चिकित्सा शिक्षा थोड़ी महंगी है, लेकिन अगर सस्ती दरों पर सरकार इस तरह का ऋण इस अध्ययन के लिए उपलब्ध कराती है, तो लोग बाहर जाने की जगह भारत में ही इस तरह की शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो ये स्थितियां भी हो सकती हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको अपनाकर सरकार भारत में चिकित्सा शिक्षा की स्थितियां मजबूत कर सकती है और भारतीयों के विदेश में जाकर अध्ययन करने की जो स्थितियां हैं चिकित्सा क्षेत्र में, उस पर कुछ हद तक हम रोक लगा सकते हैं। हम अपने अगले समाचार को देखते हैं। बीजिंग बेस्ड AIIB पुट्स रशिया बेलारूस प्रोजेक्ट्स ऑन होल्ड। AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2016 में स्थापित इस अवसंरचना और निवेश बैंक के द्वारा प्रमुख रूप से विकास गतिविधियों के लिए कार्य किया जाता है और अलग अलग जो भी इसमें सदस्य देश हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यालय इसका बीजिंग में है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा रूस और बेलारूस में सभी परियोजनाओं को एक तरह से तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है, जिनको वित्तीय सहायता इस बैंक के द्वारा दी जा रही है और उनकी अब समीक्षा की जाएगी। क्योंकि रूस यूक्रेन के संकट के कारण स्थितियां सामान्य नहीं है, तो इन परियोजनाओं को संचालित करना उतना आसान नहीं है। यहाँ पर बैंक का यह कहना है कि अगर ये प्रतिबंध लगाया जा रहा है तो उसका बड़ा कारण यह है कि कई देशों के द्वारा रूस पर व्यापक रूप में प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और इस प्रकार के जो प्रतिबंध हैं या अन्य प्रकार के जो वित्तीय उपाय हैं, जैसे रूस को स्विफ्ट में से बाहर करने की एक तरह से जो बात चल रही है, अगर ये प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं तो इस तरह की परियोजनाओं को संचालित करना AIIB के लिए रूस में उतना आसान नहीं होगा। और रूस का इस सहयोगी देश प्रमुख रूप से है बेलारूस, जो वर्तमान में रूस का साथ भी दे रहा है। तो इन स्थितियों में इन दोनों देश में AIIB की जो परियोजनाएं हैं वो सही रूप में संचालित नहीं हो सकती हैं। हम ध्यान रखें, AIIB में प्रमुख रूप से चीन सबसे बड़ा शेयर धारक है 26.5% वोटिंग अधिकार के साथ। भारत दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पर शेयर धारक है 7.5% की भागीदारी के बाद। और तीसरे स्थान पर आता है रूस, जिसके पास 5.97% की वोटिंग अधिकार है। भारत के उर्जित पटेल, जो RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं, वो वर्तमान में इस बैंक में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर भी काम कर रहे हैं। इस बैंक में चीन, भारत और रूस प्रमुख रूप से आप कह सकते हैं सबसे बड़े एक तरह से शेयर धारक हैं। इस आधार पर अगर रूस का कोई हमला यूक्रेन पर हुआ है तो उसके आर्थिक प्रभाव यहाँ पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि एक बड़े भागीदार के रूप में रूस यहाँ पर शामिल है। और ये एक बड़ा कारण है कि जो परियोजनाएं रूस और बेलारूस में चल रही हैं उन पर एक तरह से वर्तमान समय के लिए रोक लगाई गई है, क्योंकि बैंक का कहना है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के माध्यम से इसका 2016 में गठन किया गया और यह बहुपक्षीय संगठन है। इसमें केवल एशिया ही नहीं, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, अलग अलग महाद्वीपों के देश शामिल हैं। तो इस आधार पर जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनका पालन करना इस संस्था के लिए काफी आवश्यक है, ऐसा बैंक का मानना है। वर्तमान में स्थितियां रूस यूक्रेन में सामान्य नहीं है, इसी कारण से रूस और बेलारूस की जो परियोजनाएं हैं उनको समीक्षा करने के लिए कुछ समय के लिए रोका गया है। बैंक के द्वारा यह भी कहा गया है कि युद्ध के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी सदस्य देशों को नुकसान होगा उसकी भरपाई करने के लिए वह वित्त पोषण की स्थितियों में तेजी से मदद करेगी, जो भी सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर हानि में आते हैं। बैंक के द्वारा यह भी कहा गया है कि वैश्विक बाजार में जिस तरह से वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं, खासतौर से अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो उसके कारण ईंधन महंगा हुआ है, जिससे परिवहन महंगा हुआ है और विभिन्न वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं। और युद्ध का ही प्रभाव है कि वैश्विक जो वित्तीय बाजार है उसमें उतार चढ़ाव आ रहे हैं, शेयर बाजार तेजी से परिवर्तन दिखा रहे हैं। तो इसका जो आर्थिक प्रभाव है वह बैंक के सदस्यों पर भी पड़ेगा और उनकी आर्थिक स्थिति प्रतिकूल हो सकती है। इस आधार पर बैंक ने यह कहा है कि अपने सदस्य देशों को जो भी आवश्यक सहायता है वह शीघ्रता से प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा, जो भी उसके सहयोगी बहुपक्षीय संगठन है जो AIIB के साथ मिलकर काम करते हैं। यानी इस बैंक के द्वारा युद्ध के कारण जो भी स्थितियां नकारात्मक बनेंगी किसी भी देश में जो इस बैंक का सदस्य है उसके लाभ के लिए तेजी से कार्य किया जाएगा। इसी कारण से रूस और बेलारूस की परियोजना को रोककर अन्य देशों में जो भी एक तरह से हानि हो रही है उसकी भरपाई करने का प्रयास बैंक के द्वारा प्रमुख रूप से किया जाएगा। आज के अपने अंतिम आलेख को हम देखते हैं, ट्रेड डेफिसिट सीन हाई टू वाइडन CAD। इस आलेख में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर भारत का व्यापार घाटा बढ़ता है तो इसका प्रभाव यह होगा कि हमारा जो चालू खाता घाटा है वो भी बढ़ेगा। जब हम चालू खाता घाटा की बात करते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट की, सामान्य तौर पर आप ध्यान रखें इसमें व्यापार घाटा यानी वस्तुओं के आयात निर्यात का जो भाग है वो शामिल होता है। साथ साथ सेवा क्षेत्र में भी जो आयात और निर्यात होता है वो शामिल होता है, जिसको अदृश्य या इनविजिबल कहा जाता है। तो यह भाग भी यहाँ पर शामिल होता है और साथ साथ अन्य प्रकार के भुगतान शामिल होते हैं। जैसे हम प्रेषण की बात करें,
भारतीय जो विदेश में रह रहे हैं और अपनी आय का हिस्सा भारत में भेजते हैं, जिसको हम रेमिटेंस भी बोलते हैं। ये प्रमुख भाग हैं जो मिलकर चालू खाता बनाते हैं। और चालू खाता घाटा के लिए व्यापार घाटा प्रमुख रूप से उत्तरदायी हो जाता है। भारत के लिए आप ध्यान रखें, हमारा सेवा क्षेत्र का जो निर्यात है वो आयात से हमेशा ज्यादा है, यानी हमें सेवा क्षेत्र में एक तरह से सरप्लस या अधिशेष होता है। इसके विपरीत अगर हम वस्तुओं के व्यापार की बात करें तो हमारा आयात निर्यात की तुलना में ज्यादा है, क्योंकि कच्चे तेल की अपनी 85% जो आवश्यकताएं हैं वो हम आयात से पूरा करते हैं। और जैसे जैसे कच्चे तेल के मूल्य बढ़ते हैं, वर्तमान में $100 प्रति बैरल का आंकड़ा ये पार कर चुका है। तो अगर कच्चा तेल महंगा होता है तो हमारा आयात बिल बढ़ जाता है। और युद्ध की स्थिति में हम देखें निर्यात हमारे घटे हैं, क्योंकि कुछ देशों को जैसे रूस को, यूक्रेन को हमारे निर्यात कम हो गए हैं। तो निर्यात कम हो रहा है लेकिन आयात का बिल बढ़ रहा है, तो व्यापार घाटा क्या है, बढ़ेगा। और इस आधार पर हमारा चालू खाता घाटा वो भी बढ़ता जाता है। भारत के व्यापार घाटे की अगर हम बात करें तो फरवरी 2022 में यह 21.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। क्योंकि युद्ध की स्थितियां अभी चल रही हैं, अगर ये लगातार बनी रहती हैं तो ये हमारा जो व्यापार घाटा है वो बढ़ सकता है, क्योंकि आयात का बिल बढ़ेगा और निर्यात हमारा घटेगा। इस आधार पर हमारा जो व्यापार घाटा है वो बढ़ जाएगा। अगर हम चालू खाता घाटे की 2022-23 आने वाले वित्तीय वर्ष में बात करें तो यह सकल घरेलू उत्पाद का 2.6% तक बढ़ सकता है। वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था कोविड-19 के बाद रिकवरी की स्थिति में है, तो जो भी एक तरह से पेट्रोल डीजल की मांग है उसमें एक वृद्धि है। लेकिन अगर तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती रहीं, जैसा वर्तमान में $100 प्रति बैरल के आंकड़े के ऊपर जा रही है, तो कच्चा तेल महंगा होगा। पेट्रोल डीजल की मांग बढ़ी है तो वो महंगे रूप में एक तरह से अर्थव्यवस्था में जाएगा और यह कीमतों को बढ़ाएगा। और इससे माना जा रहा है कि अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, कारण हम कच्चे तेल का जो आयात है वो अधिकतम मात्रा में करते हैं, अपनी आवश्यकता का लगभग 85%। तो आयात बिल बढ़कर हमारा एक तरह से जो व्यापार घाटा है वो बढ़ाएगा। साथ साथ वस्तुओं और उर्वरकों की जो मांग है वो भी बढ़ रही है। उर्वरक की अगर हम बात करें तो कुछ हमें उर्वरक का हिस्सा रूस यूक्रेन के क्षेत्र से भी मिलता है, और युद्ध के कारण ये एक तरह से आपूर्ति कम होगी, तो उर्वरक की भी कीमतें बढ़ सकती हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो भारत में जो भी फसल के चक्र हैं उनके अनुसार किसानों की मांग इसमें बढ़ती रहती है, तो इस अनुसार उर्वरक की मांग है वो बढ़ेगी और वहां मूल्य बढ़ सकते हैं, क्योंकि जितनी मांग है उसके अनुसार आपूर्ति नहीं हो पाएगी। जब भी अर्थव्यवस्था में आपातकालीन स्थितियां होती हैं, निवेशक बाजार की अस्थिरता और मुद्रास्फीति के खिलाफ अपना बचाव करने के लिए सोने में निवेश करना पसंद करते हैं, क्योंकि सोने के मूल्य बढ़ते हैं, आपने जो भी निवेश किया है उसका मूल्य एक तरह से बढ़ता जाता है, क्योंकि अन्य प्रकार के निवेश उतने ज्यादा सुरक्षित नहीं है। इस आधार पर सोने का जो आयात है वो भारत में बढ़ेगा। और जब भी हम सोने का आयात करते हैं हम भुगतान किस में करेंगे, डॉलर में। तो हम जब आयात को सोने का बढ़ा देंगे तो हमारा आयात का बिल बढ़ेगा और ये हमारे व्यापार घाटे को बढ़ाएगा। तो सोने की मांग बढ़ने की संभावना एक तरह से देखी जा रही है, इससे भी हमारा चालू खाता घाटा बढ़ेगा। अगर हम कच्चे तेल की मांग की बात करें तो जनवरी में इसमें 31% की गिरावट आई, लेकिन अगर हम फरवरी की बात करें तो इसमें 43% की एक तरह से वृद्धि हुई। और इसकी तुलना अगर हम कच्चे तेल से अलग अन्य प्रकार की वस्तुओं की बात करें, सोने की बात करें, रत्न और आभूषण की बात करें, तो उसमें वृद्धि केवल 1.9% की है। तो आप अंतर देख सकते हैं कि जो कच्चे तेल का आयात है उसमें फरवरी में तेजी से वृद्धि हुई है, और क्योंकि इसके मूल्य बढ़े हैं तो हमारा आयात बिल बढ़ गया है, और इस कारण से हमारा चालू खाता घाटा बढ़ता हुआ दिख रहा है। जैसा अभी हमने चर्चा किया कि चालू खाता घाटा 2022-23 का जो आगामी वित्तीय वर्ष है उसमें जीडीपी का 2.6% होने की उम्मीद है, जबकि जो वित्तीय वर्ष अभी चल रहा है यानी 2021-22 इसमें इसे जीडीपी का 1.7% होने का अनुमान माना गया था। तो ये बढ़ता हुआ आंकड़ा इसीलिए है क्योंकि हमारे कच्चे तेल के बिल या अन्य प्रकार की वस्तुओं के जैसे सोने की अगर हम बात करें उनका आयात का बिल बढ़ा हुआ है। इस रूप में हमारा चालू खाता घाटा बढ़ता जा रहा है। वर्तमान हमने आंकड़े की जो बात करी कि 2022-23 में जीडीपी का यह 2.6% है, यह तब है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें औसतन $86.6 प्रति बैरल बनी रहे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो आपका आंकड़ा 2.6% है जीडीपी का, ये बढ़ सकता है। हम ध्यान रखें 2022-23 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री जी के द्वारा हमारी जो भी आर्थिक स्थिति है, जैसे हम राजकोषीय घाटे की बात करें, जीडीपी विकास दर की बात करें, 2022-23 के लिए अनुमान यह था कि अगर कच्चे तेल की कीमतें $75 प्रति बैरल रहती हैं तो हम एक तरह से लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे आगामी वित्तीय वर्ष में। लेकिन वर्तमान स्थितियां इसके अनुकूल नहीं दिख रही हैं, इसीलिए बजट के जो लक्ष्य है वो पूर्ण होने की संभावनाएं कम दिख रही हैं, अगर युद्ध की स्थितियां जल्द हल नहीं होती हैं।
भारत में व्यापार घाटा नवंबर 2021 में उच्चतम स्तर 22.9 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। और अगर हम सितंबर से दिसंबर यानी सितंबर, नवंबर, दिसंबर के 3 महीनों का औसत देखें तो हमारा जो व्यापार घाटा है ये 21.7 अरब डॉलर औसतन रहा है। लेकिन जनवरी में अगर हम देखें, जनवरी 2022 में व्यापार घाटा घटकर 17.9 अरब डॉलर हुआ। लेकिन फरवरी में माना जा रहा है कि ये आंकड़े बढ़े होंगे, कारण कच्चे तेल के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई है। हम ध्यान रखें, वैश्विक स्तर पर तेल कीमतों में अगर 10% की वृद्धि होती है तो भारत का जो चालू खाता घाटा है वह जीडीपी का 10.3% बढ़ जाता है। भारत के निर्यात में अगर हम देखें, रूस की हिस्सेदारी 10.8% है, बहुत बड़ी भागीदारी नहीं है। लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था में अगर मंदी एक तरह से आती है तो ये जो निर्यात की मांग है वो एक तरह से जोखिम में पड़ सकती है। तो वर्तमान में निर्यात तो कमजोर हो ही, अगर रूस की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, तो ये हमारा जो निर्यात का बाजार है ये लंबे समय के लिए हमसे दूर हो सकता है और ये निर्यात को घटाएगा। निर्यात घटना और आयात के बिल का बढ़ना चालू खाते घाटे को बढ़ाएगा। जब हम CIS देशों की बात करते हैं, यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जिसमें 9 देश शामिल हैं, प्रमुख रूप से इसमें आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। इन 9 देशों को जो हम निर्यात करते हैं उनमें प्रमुख रूप से फार्मास्यूटिकल उत्पाद यानी दवाओं के संबंध में, दूरसंचार उपकरण, लोहा और इस्पात और समुद्री उत्पाद प्रमुख रूप से हैं। तो ये जो 9 देश हैं, यहाँ पर हमारे अलग अलग जो निर्यात हैं, जो हमारे निर्यात का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं, उसमें कमी आएगी। और निर्यात में अगर कमी होगी और आयात के बिल बढ़ेंगे तो हमारा चालू खाता घाटा बढ़ता रहेगा। इसीलिए इस तरह की आशंका है कि भारत का चालू खाता घाटा तेजी से आने वाले समय में बढ़ सकता है अगर रूस यूक्रेन का विवाद जल्द हल नहीं होता है। आज की चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न, यूक्रेन, रूस और चीन जैसे देशों में चिकित्सा शिक्षा के लिए भारत में बड़ी संख्या में मेडिकल छात्रों के चयन के पीछे कारणों पर प्रकाश डालें। इसको रोकने के लिए भारत में क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, इनकी भी आपको चर्चा करनी है। 250 शब्दों में 15 अंकों का प्रश्न है। भूमिका, चिकित्सा शिक्षा में विकल्पों की कमी और आर्थिक कारण विदेशी विकल्पों को बढ़ावा देता है। मुख्य भाग, विदेशों में चिकित्सा शिक्षा को वरीयता देने के प्रमुख कारण, जो हमने कारण चर्चा किए हैं वो आप बता सकते हैं। चिकित्सा का सस्ता होना, आसानी से सीटें उपलब्ध होना, किसी भी तरह की परीक्षा प्रणाली का ना होना प्रवेश के लिए, साथ साथ अंग्रेजी भाषा में शिक्षा की उपलब्धता और जो भी एक तरह से डिग्री है उसका वैश्विक संस्थानों द्वारा मान्यता प्रदान करना। समस्या दूर करने के उपाय, जो भी एक तरह से प्रमुख कारण है उन्हीं में समाधान छिपे हुए हैं, जैसे भारत में चिकित्सा शिक्षा को सस्ता करना, साथ साथ सीटों की संख्या को बढ़ावा देना और जो भी चिकित्सा शिक्षा के लिए हम ऋण लेना चाहते हैं उसको सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना। यह प्रमुख उपाय हो सकते हैं जिनके आधार पर चिकित्सा शिक्षा को हम भारत में ज्यादा वरीयता वाला बना सकते हैं। निष्कर्ष, भारत में चिकित्सा शिक्षा में दीर्घकालीन सुधार की आवश्यकता है। प्रमुख रूप से हमारे यहाँ शिक्षा चिकित्सा की जो महंगी है और सीटों की उपलब्धता जो ज़्यादा नहीं है उसको बढ़ावा देने के संदर्भ में, और इसके लिए सरकारों को दीर्घकालिक उपाय करने की आवश्यकता है। आज के दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। महामारी के प्रभाव से अनाथ हुए बच्चों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है, इन्हें राहत देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागू योजना की विस्तृत चर्चा करें। 250 शब्दों में 15 अंकों का प्रश्न है। उत्तर संरचना हम देखते हैं। भूमिका, महामारी के प्रभाव से अनाथ हुए बच्चों के संबंध में लैंसेट की रिपोर्ट की चर्चा करें। मुख्य भाग, महामारी के प्रभाव से अनाथ हुए बच्चों की समस्या, केंद्र सरकार की योजना के प्रमुख भाग, राज्यों में प्रयास। निष्कर्ष के रूप में आप बता सकते हैं, सरकार को अनाथ बच्चों को पूरे जीवन की देखभाल सुविधा देने के तंत्र पर काम करने की आवश्यकता है, तभी हम अनाथ बच्चों के संदर्भ में जो उनकी समस्याएं हैं उनका पूर्ण निदान कर सकते हैं। यह हमारा 4 मार्च 2022 का समाचार विश्लेषण है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।